हेलो ऑल। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसी जीएसटी काउंसिल मीटिंग से थी। कुछ लोगों ने कहा एमएसटी स्कीम बढ़ जानी चाहिए, तो किसी ने कहा रेवोकेशन वाली स्कीम बढ़ जानी चाहिए। कई दिनों से इस पे नज़र थी। एक बार ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग पोस्टपोन भी हुई, लेकिन आज जब हुई तो ये एकदम अलग ही चीज़ थी। कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। उसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि जो 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग आज हुई उस पे इन्होंने रिटर्न फाइलिंग के पूरे प्रोसेस को, जो इनकी प्लानिंग 1 जुलाई 2017 से थी, वो प्लानिंग अब इन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू की है। जो कि 1 जनवरी से कुछ चेंजेस आएंगे और कुछ चेंजेस 1 अप्रैल 2021 से आएंगे। तो ये सब चीजें काफी कुछ चेंज हुआ है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ सीधा प्रेस रिलीज पे चलूंगा। जो प्रेस रिलीज अभी 1 घंटे पहले करीब रिलीज हुई है। कई लोगों ने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन मैंने तब तक नहीं बनाई जब तक मैंने प्रेस रिलीज नहीं देख ली। और इसमें कई चीजें ऐसी थी, मुझे ऐसी लगी जो गलत इंटरप्रेट हुई। जिसमें कि पहला है कि 3B को बताया गया कि अब आपको क्वार्टरली भरना है। सर, रिटर्न तो क्वार्टरली भरना है, लेकिन अंदर की बात क्या है कि जो भी टैक्सेस आएंगे वो टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वार्टर 35% टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा। जब मैंने ये सब चीजें देखी तो मुझे लगा नहीं यार, इस पे तो वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो लोगों को मिस इंटरप्रेट होगा। और जो लोग अपनी टीआरपी या कह ले अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए गलत चीज इंटरप्रेट कर रहे हैं, या सबसे पहले वीडियो लाने के चक्कर में पूरा स्टफ पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं खुद एक प्रोफेशनल हूं, तो मुझे पता है आप लोग का दर्द उसका क्या बनेगा, बाद में उसकी पेनल्टी क्या बनेगी। तो इसी तरीके के अपडेट लेने के लिए अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट करिए, ताकि ये जो काउंसिल मीटिंग हुई है इसकी डिटेल्स कई लोगों तक पहुंच सकें। अगर आप मेरा अभी भी कोई पेड वर्जन लेना चाहते हैं जीएसटी के रिगार्डिंग, इनकम टैक्स के रिटर्न के रिगार्डिंग, तो बस नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आप उससे मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, उसका समाधान मैं आपको विद इन अ डे रिप्लाई जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्लाइड पे, जो कि सीधा मैंने कहीं से नहीं उठाई है। रिकमेंडेशन ऑफ 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, इसी का मैं वेट कर रहा था प्रेस रिलीज का, कि एक प्रेस रिलीज आ जाए, मैं खुद समझ लूं कहाँ पे क्या चीज हुई है, उसी के बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में बता पाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस रिकमेंडेशन को, जो कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में रिकमेंड हुआ है। सबसे पहले बात हुई है कंपनसेशन सेस की, जो कि बात कर रहे थे इसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, तो इसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, ये आपके रिलेटेड नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेंटर रिलीजिंग कंपनसेशन टू स्टेट्स लॉस और रेवेन्यू के लिए, भी हमसे मतलब नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, और इसमें इन्होंने काफी चेंजेस कर दिए हैं 3B फाइलिंग के रिगार्डिंग। कई लोगों के R1 पेंडिंग रहते हैं 5 करोड़ के नीचे वालों के लिए। उसके लिए सबसे बड़ा अपडेट है कि अब आप जाग जाइए और 1 जनवरी से पहले पहले सारे R1 कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से ड्यू डेट हो रही है रिवाइज, यानी कि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो भी आवक की डेट अभी तक बनती थी वो रहती थी 5 करोड़ के नीचे वालों के लिए, वो रहती थी आपकी 31 जनवरी बनेगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको एकदम चेंज कर दिया है और कह दिया है 1 जनवरी से जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा उसके 13 तारीख तक आपको R1 कंप्लीट करना है। जो कई लोग 2B का रिकंसिलेशन करने में परेशान हो रहे थे कि हम 2B को कैसे करें, यहाँ तो कोई R1 ही नहीं करता है, तो वहाँ पे इसको निजात मिलने वाली है। और यहाँ पे उस चीज का खत्म होने वाला है, खात्मा होने वाला है। तो ज्यादा टाइम न लेता हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बड़े चेंजेस क्या हुए हैं। सबसे पहली चीज तो यही है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली R1 by quarterly taxpayer to be revised to 30th of month succeeding the quarter with effect from 1st January 2021। सबसे बड़ा चेंज तो यही हो गया कि जितने भी R1 अब आपके पेंडिंग है उसको 1 जनवरी 2021 से पहले पहले
पिछले क्वार्टर्स के हैं तो वो भी जो ये क्वार्टर खत्म होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, इसके भी R1 आपको 13 जनवरी 2021 से पहले पहले करने हैं। उसके बाद बात स्टार्ट हुई जो दूसरा टॉपिक है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है और काफ़ी हद तक इसमें पॉजिटिव चेंजेस हैं और आप लोग को ज़रूर समझना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ हुआ है। इसी का बी पार्ट कहता है रोड मैप फॉर ऑटो जनरेशन ऑफ 3B फ्रॉम 1 कैसे बनेगा, उसी के लिए ये टॉपिक आ गया। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम ओन R1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। अब आप जैसे ही 13 तारीख तक अपना R1 कंप्लीट कर देंगे, वहां से पूरा का पूरा डाटा उठ के अपने आप चला आएगा इधर 3B में। और उसके बाद जो दूसरा कॉलम है, कई लोगों ने कहा था टू बी इज यूजलेस, टू बी इज दिस, टू बी इज दैट, उनके लिए बहुत ही बड़ा चेंज आ गया कि अब जो है टू बी से ही ऑटो पॉपुलेट होगी। वर्ड का यूज किया पढ़ लेते हैं। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर R1 थ्रू द न्यूली डेवलप्ड फैसिलिटी इन फॉर्म 2B फॉर मंथली फाइलर्स with effect from 1st January 2021 for quarterly filers with effect from 1st April 2021। इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पे दो डेट के यूज हुई है। अगर आप मंथली R1 फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए 1 जनवरी 2021 है 2B के लिए। अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए 2B का जो डाटा वहां से आएगा R1 का, वो आपका इधर 1 अप्रैल 2021 से आ जाएगा। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC फ्रॉम सप्लायर्स R1 थ्रू द न्यूली डेवलप्ड फैसिलिटी इन्फॉर्म टू बी फॉर मंथली फाइलर्स 1 जनवरी 2021 और फॉर क्वार्टरली फाइलर्स 1 अप्रैल 2021। इसमें सप्लायर के मंथली या क्वार्टरली की बात नहीं कर रहा है, इसमें आपके क्वार्टरली या मंथली की बात कर रहा है। अगर आप 3B को मंथली फाइल कर रहे हैं तो आप 1 जनवरी 2021 तक 2B आपका अपने आप दिखने लग जाएगा। अगर आप क्वार्टरली करना चाहेंगे तो ये 1 अप्रैल 2021 तक इधर दिख जाएगा और उसके बाद दोनों ऑटो पॉपुलेट होके जो भी लायबिलिटी बनेगी वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन सी कॉलम बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इन ऑर्डर टू एंश्योर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC एंड लायबिलिटी एज डिक्लेयर्ड एज डिटेल्ड अबव, फॉर्म R1 वुड बी मैंडेटरीली फाइल्ड बिफोर फॉर्म 3B विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 अप्रैल तक ये ट्रांजिशनल फेज चलेगा। उसके बाद बहुत ही बड़ा धमाका हो गया यहाँ पे कि पहले अब आपको R1 भरना पड़ेगा, उसके बाद ही 3B जा सकता है। कई लोगों के कई साल के R1 पेंडिंग हैं, जो लास्ट में भी दिसंबर तक का आया था, दिसंबर 2019 था शायद, या दिसंबर 2020 था कि सब लोग के R1 वहां कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद फिर से पेंडिंग है। जितने भी छोटे व्यापारी हैं 5 करोड़ के नीचे वाले, वो सब अब अपने R1 कंप्लीट जरूर करा लें, नहीं तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि द प्रेजेंट R1 3B रिटर्न फाइलिंग टू बी एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 21। 31 मार्च तक इसी तरह चलता रहेगा जिससे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कोई रिटर्न में चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, अभी आगे भी जैसे R1 3B को 1 अप्रैल 21 तक ले जा रहे हैं, इसका मतलब तरीका तो यही चलेगा, इसमें कोई खास बड़ा चेंज आने नहीं वाला है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सबसे बड़े पॉइंट की, जो कि इन्होंने चेंज कर दिया है कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। अगर आप भी एक रिटर्न फाइलर हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो अब आपको कैसे रिटर्न फाइल करना है 3B का। कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरी तरीके से क्वार्टरली हो गया है, ये उनका एकदम गलत है। क्योंकि जब मैंने प्रेस रिलीज देखा और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि स्पेशली यहाँ पे बोल्ड है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस विथ मंथली पेमेंट। वो विथ मंथली पेमेंट का मतलब क्या हुआ? क्या पूरा पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं। शुरू कब से होगा? बाय सच टैक्स पेयर टू बी इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी से ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। Such quarterly taxpayer would for the first 2 months of the quarter have an option to pay 35% of the next tax liability of the last quarter using an auto-generated चालान।
ये क्या कह दिया इन्होंने, कुछ समझ नहीं पाया मैं, फिर से समझते हैं इस चीज को। इनका ये कहना है कि आपने अगर 1 लाख रुपए का टैक्स जमा किया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो आपको उसका 35% जमा करना पड़ेगा। तब आप जाके 3B को क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। और जब 35% आपने जमा कर दिया तो उसके बाद जब आप लास्ट क्वार्टर में आएंगे, यानी कि दिस मार्च का जब रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें अगर कोई टैक्स बन रहा होगा तो उससे एडजस्ट हो जाएगा और बाकी 65% आपको बाद में करना पड़ेगा। तो रिलीफ तो आया यहाँ पे टैक्स पेयर के लिए कि 35% ही सिर्फ टैक्स जमा हुआ। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप अपने क्लाइंट को अब ये समझाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है कि वो कहेगा सर रिटर्न तो क्वार्टरली हो गए हैं, आप कहेंगे नहीं सर यहाँ मंथली पेमेंट करनी है। तो ये रिकमेंडेशन वेलकम रिकमेंडेशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने कई जगह इसकी ही हाईलाइट देखी कि लोगों ने हाईलाइट बना दी इसकी कि अब जो है मंथली की जगह 3B क्वार्टरली हो गए 5 करोड़ के नीचे वालों के लिए। तो रिटर्न तो क्वार्टरली हो गया, लेकिन एक ऑटो पॉपुलेटेड या कहें ऑटो जनरेटेड चालान बनेगा। अगर आपने पिछली बार कोई टैक्स जमा किया था तो उसका 35% आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। और बाकी जो बैलेंस बनेगा वो आपको क्वार्टर के एंड पे जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके लिए करना पड़ेगा। ये चीज थोड़ी सी घुमाऊ जरूर है, अगर आपको ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, उसमें फिर से बता दूंगा। वहां पे एक सबसे बड़ा चेंज और आ गया HSN कोड के रिगार्डिंग। रिवाइज रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेयरिंग HSN एंड सैक इन इनवॉइसेस एंड इन R1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अभी तक क्या था कि नीचे जो छोटे व्यापारी थे 1.5 करोड़ तक के, उनके लिए HSN को एग्जेम्प्ट कर रखा था। लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पे, HSN जो है या कहते सैक कोड जो है, अगर आप 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी कर दिया। और अगर आप 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड डालना पड़ेगा। ये है सबसे बड़ा अपडेट जो कि लागू होगा 1 अप्रैल 2021 से। तो इसीलिए मैंने आपसे तब कहा था कि कई ऐसी चीजें हैं जो बारीकियां मैंने उठाई हैं प्रेस रिलीज से, इसीलिए मैंने कोई ट्विटर हैंडल को अपना बेस नहीं बनाया। ये प्रेस रिलीज भी ट्विटर से ही आया है, लेकिन प्रेस रिलीज जो है ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसको मैं बेस बना के वीडियो बना सकता हूं। और मैं बिना ऑथेंटिसिटी के कोई काम नहीं करता, ये आप लोगों को पहले से पता है। तो ये जो थे कुछ चीजें थी जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी थी। एक 7वां 8वां पॉइंट भी है छोटा सा, इसको भी कवर कर लेते हैं। रिफंड टू बी पेड disbursed in a validated bank account linked with PAN and Aadhaar of the registrant with effect from 1 January 2021। अब अगर आपने कोई बिजनेस अकाउंट ले रखा है और उसमें पैन आधार सीट नहीं है और आप रिफंड क्लेम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले पैन आधार लिंक करिए उस बैंक अकाउंट से ताकि आपका रिफंड बिना किसी प्रॉब्लम के मिल सके। अदरवाइज इसमें भी एक क्वेरी आ जाएगी कि पैन आधार लिंक नहीं है और आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। इसीलिए मैं कह रहा था कि कई चीजें हैं, इसे बारीकियां हैं। एक 8वां पॉइंट कवर कर लेते हैं। टू इनकरेज domestic launching of satellite, particularly by young startups, the satellite launch services supplied by ISRO, Antrix Corporation and NSIL will be exempted। तो इन लोगों के लिए एग्जेम्पशन आ गई है कि अगर आप सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें जो भी चीज आपकी टैक्सेशन की हो सकता है टैक्सेबल रही होगी, तो उसको इन्होंने एग्जाम कर दिया है। तो ये था छोटा सा कंटेंट जो 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने सामने आया, और मैंने प्रेस रिलीज को पकड़ के उस पे कई चीजें जो आपसे रिलेटेड थी उसको मैंने दिखा दिया है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आपके लिए वीडियो काम की रही होगी, और आगे लोगों तक प्रमोट करिए ताकि इसी तरह ये प्रोफेशनल टच आप लोगों के साथ बना रहे और मैं इसी तरह आप लोगों के साथ बना रहूं। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, यहीं पे इस वेबिनार को एंड करते हैं। टिल देन टाटा।